प्यारे बच्चों, अगर आप वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस, पीएससी, एसआई, यूपी टेट, सुपर टेट, लेखपाल एंड और समूह की परीक्षाओं की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को अवश्य देखिएगा। बहुत अच्छी विषय वस्तु के साथ जो परीक्षा में प्रश्न आते हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। चैनल ज़रूर हमारा छोटा है, लेकिन विषय वस्तु जो है सबसे अच्छी है। इसको आप देखें, उसके बाद आप आकलन करें इसका कि जो मैं कह रहा हूँ वो सही है या नहीं। तो आइए शुरू करते हैं आज संविधान के भाग 5। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक आते हैं। संविधान के भाग 5 के अध्याय 1 के अंतर्गत कार्यपालिका आती है। इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक आते हैं और इनमें भी अब आज का जो हमारा विषय है वो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का है। तो इसके अंतर्गत अनुच्छेद 52 से लेकर अनुच्छेद 73 तक आते हैं। तो आइए जो परीक्षा उपयोगी प्रश्न हैं जो आप लोगों को आने ही आने चाहिए, अगर ये नहीं आ रहे हैं तो आप उस दौड़ में पीछे है जो सामान्य की दौड़ होती है। ये आ रहे हैं तो आप सबके साथ में हैं। जो कठिन स्तर के हैं वो सबके लिए कठिन होते हैं और जो सरल हैं वो तो आपको आने चाहिए। अगर ये आ रहे हैं तो आपको कठिन में कोई परेशानी होती है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूर आने। अगर ये आपके गलत हो गए तो आपकी परीक्षा ही व्यर्थ हो जाएगी। तो आइए शुरुआत करते हैं। भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? जब प्रश्न आता है आपका भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है तो ये राष्ट्रपति होते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। प्रथम दलित राष्ट्रपति कौन थे? तो के.आर. नारायणन। और प्रथम दलित महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो फिर द्रौपदी मुर्मू हो जाएंगी। इस तरीके से आप के ये प्रश्न, यहाँ से 4 प्रश्न बनते हैं। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन था या प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। इसी तरीके से इसमें 4 प्रश्न बनते। अब अगले प्रश्न पर बात करते हैं। भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो निर्विरोध के लिए चुना गया नीलम संजीव रेड्डी को। नीलम संजीव रेड्डी। ये लोकसभा अध्यक्ष थे और इनको निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया है। तो अगर प्रश्न आता है कि भारत में निर्विरोध राष्ट्रपति किसे चुना गया, तो श्री नीलम संजीवा रेड्डी ये हो जाएंगे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं राष्ट्रपति महोदय को शपथ दिलाते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के। अगर ये नहीं होंगे तो
जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे वो शपथ दिलाएंगे। अब प्रश्न आता है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? तो भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति किन्हें दे देते? उपराष्ट्रपति लोकसभा अध्यक्ष को दे देते। जो त्याग पत्र राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है उपराष्ट्रपति को, उपराष्ट्रपति महोदय उसको लोकसभा अध्यक्ष को दे देते हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न ये आता है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन हेतु आयु कितनी होनी चाहिए? जो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहा है उसके लिए कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? तो ये 35 वर्ष होनी चाहिए। 35 वर्ष की आयु होनी चाहिए। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन मंडल में शामिल जो निर्वाचन मंडल या निर्वाचन कॉलेज होता है उसमें कौन कौन शामिल होता है? तो ये संसद से लोकसभा और राज्यसभा और सभी देश की सभी विधानसभाओं के विधायक। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में केंद्रीय संसद मतलब लोकसभा, राज्यसभा और देश की सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। शामिल होते हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित उम्मीदवार हैं वो ही इसमें शामिल होंगे, ना कि मनोनीत वाले। मनोनीत वालों को शामिल नहीं किया जाता है। तो लोकसभा और राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वही राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमण पद्धति द्वारा होता है। इसमें जो कोटा होता है वो कुल मत बटे 2 + 1 मतलब आधे से 1 अधिक। और ये भी शर्त होती है कि इसमें अगर किसी विधानसभा में रिक्तता है, वहां पर चुनाव नहीं हुए और वहां पर जो विधानसभा के सदस्य वहां नहीं चुने गए और उसके बाद चुनाव हो जाता है, तो इस आधार पर चुनाव अवैध नहीं किया जा सकता कि वहां पर ये रिक्ति थी। वहां के जो विधानसभा के सदस्य थे उन्होंने निर्वाचन में भाग नहीं लिया। इस बात पर कोई विचार नहीं होता है और ना न्यायालय उसमें अपना गलत निर्णय देता है, तो उसको आधार नहीं माना जाता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत के राष्ट्रपति को संविधान के उल्लंघन पर किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? तो ये प्रक्रिया पढ़ी हम लोगों ने, महाभियोग। अब महाभियोग प्रक्रिया ये किस अनुच्छेद के तहत लगाई जाती है? यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। महाभियोग प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 61 के तहत, अनुच्छेद 61 के तहत ये जो महाभियोग लगाया जाता है। इसके तहत जो जिस सदन में ये महाभियोग लगाया जाता है, ये प्रक्रिया संकल्प जिस इस हिसाब का पेश किया जाता है, तो उस सदन के 1/4 सदस्य जो रेजुलेशन होता है संकल्प पत्र उस पर हस्ताक्षर करें और उसके बाद दोनों सदनों में 2/3 बहुमत के साथ
इसे पारित करें। शर्त यह है कि ये जो है सूचना राष्ट्रपति महोदय को 14 दिन पूर्व दे देनी चाहिए। तो इस आधार पर ये महाभियोग राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाया जाता है संविधान के उल्लंघन पर। ये एक महाभियोग जो है एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये भी सवाल निकल आता है, महाभियोग कैसी प्रक्रिया है? एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। ये भी प्रश्न आपका हो गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति किस अनुच्छेद के तहत आती है? जो क्षमादान करने की शक्ति है वो अनुच्छेद 72 के तहत आती है। अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति महोदय को क्षमादान देने का पूरा अधिकार है। अब बात करते हैं किस राष्ट्रपति चुनाव में द्वितीय चक्र की मतगणना अपनाई गई? तो बीबी गिल थे, उनका जो निर्वाचन हुआ उसमें द्वितीय चक्र की मतगणना अपनाई गई थी। तो बीबी गिल हो गए, बीबी गिरी, वराह वेंकट गिरी। तो ये वराह वेंकट गिरी जो थे, जो उन्होंने जब चुनाव लड़ा उस समय उनके निर्वाचन में द्वितीय चक्र की मतगणना को जारी किया गया। अब नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे जो राष्ट्रपति बने? तो ये थे मोहम्मद हिदायतुल्लाह। मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो थे वह पहले मुख्य न्यायाधीश थे जो राष्ट्रपति बने। तो ये भी प्रश्न आ जाता है। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन संबंधी विवाद कौन सुलझाता है? तो ये राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद जो है सुप्रीम कोर्ट सुलझाता है, सर्वोच्च न्यायालय। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 71 के तहत। अब नेक्स्ट प्रश्न में बात करते हैं वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? तो ये क्रम बदलता रहता है, इससे आपको अपडेट रहना पड़ेगा। अभी तो द्रौपदी मुर्मू है। अब पूछ देता है कभी कभार कि जो ये वर्तमान में जो राष्ट्रपति है वो किस क्रम की राष्ट्रपति है? तो क्या हो जाएगा आपका? तो ये 15वें क्रम की है। 15वें क्रम की कैसे? व्यक्तिगत आधार पर 15वां क्रम है और कार्यकाल की दृष्टि से इनका 16वां क्रम है। कार्यकाल की दृष्टि से 16वें नंबर पर आती हैं और व्यक्तिगत तौर पर 15वें नंबर पर। क्यों? कि जो हमारे प्रथम राष्ट्रपति थे
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो 2 बार राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने कार्य किया। इस वजह से अगर उनके कार्यकाल की अगर गणना करते हैं तो 16 हो जाएंगे। अगर व्यक्तिगत रूप से उनको एक बार ही जोड़ा जाएगा तो 15 में हो जाएंगे। ये है, अगर व्यक्तिगत आ जाए तो 15 और वैसे आ जाए कार्यकाल की दृष्टि से 16। इस तरीके से ये आपका प्रश्न है। अब भारत में तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो ये भी हमारे राष्ट्रपति महोदय होते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन थे। अब बात आती है नेक्स्ट प्रश्न की, राज्यसभा का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होते हैं। उपराष्ट्रपति महोदय जो हैं राज्यसभा के सभापति होते हैं या पदेन सभापति होते हैं। तो इस तरीके से ये हो गया आपकी। अब नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति को वर्तमान में कितना वेतन मिलता है और उपराष्ट्रपति महोदय को वर्तमान में कितना वेतन मिलता है? तो इस समय इनको राष्ट्रपति महोदय को 5 लाख रुपए और उपराष्ट्रपति महोदय को 4 लाख रुपए मासिक वेतन मिलता है। अब किससे मिलता है ये कंसोलिडेशन फंड, जिसे संचित निधि बोलते हैं, उनसे राष्ट्रपति महोदय और उपराष्ट्रपति महोदय को वेतन दिया जाता है। लेकिन उपराष्ट्रपति का जो पद का जिक्र जो है संविधान में नहीं है। उनको जो वेतन मिलता है वो राज्यसभा के सभापति के रूप में मिलता है। तो ये भी आपको याद रखना जरूरी हो जाता है। तो ये तो थे आप लोगों के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न अगर आपको नहीं आते हैं तो अन्य जो परीक्षार्थी हैं, आपके जो प्रतियोगी हैं, उनसे आप पीछे रहेंगे। तो ये तो आपको याद करने ही करने होंगे और उसके बाद ज्यादा हो जाए तो और अच्छा है। जैसे बात करते हैं, जैसे निर्वाचन, राष्ट्रपति महोदय का निर्वाचन शुरू में ले लीजिएगा। अनुच्छेद 52 के अंतर्गत जो है कार्यपालिका का प्रधान वो राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के तहत राष्ट्रपति महोदय में कार्यपालिका शक्ति निहित होगी। फिर अनुच्छेद 54 के तहत 54 के तहत इनका निर्वाचन है। फिर उसके बाद 55 के तहत जो इनके निर्वाचन की विधि है, फिर अनुच्छेद 56 के तहत इनका कार्यकाल होता है और अनुच्छेद 57 के तहत पुनः निर्वाचन की पात्रता है। ऐसा है कुछ देशों में राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने पर प्रतिबंधित अपना अपना
रूल है अलग अलग देशों का कि जैसे अमेरिका चलेंगे आप तो अमेरिका में कोई भी व्यक्ति 2 बार से अधिक राष्ट्रपति के पद पर नहीं लड़ सकता है। तो यहाँ पर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक बार या 2 बार, जितनी बार चाहे उतनी बार चुनाव लड़ सकता है। यहाँ पर इस तरीके का कोई प्रतिबंध नहीं है कि एक बार ही चुनाव लड़ेगा। तो अनुच्छेद 57 के अंतर्गत ये स्वतंत्रता प्राप्त है। 58 के अंतर्गत योग्यताएं आ जाती हैं। क्या योग्यताएं? 35 साल होनी चाहिए उम्र और भारत का नागरिक होना चाहिए इस तरीके की। और 60 के तहत, अनुच्छेद 60 के तहत शपथ ग्रहण होती है। तो अनुच्छेद 60 जो है वो शपथ ग्रहण, राष्ट्रपति महोदय का शपथ ग्रहण से संबंधित है। अब जो आपका अगला प्रश्न जो बनता है कि उपराष्ट्रपति की जो प्रक्रिया है वो किस अनुच्छेद के तहत है? तो वह अनुच्छेद 63 के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 66 के तहत उपराष्ट्र महोदय का जो है निर्वाचन होगा। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में संसद के दोनों सदन जो हैं संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य ही इनके निर्वाचन में भाग लेंगे। तो इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य जो निर्वाचित हैं और मनोनीत हैं, दोनों प्रकार के सदस्य वहां पर केवल निर्वाचित की बात थी राष्ट्रपति महोदय के चुनाव में। यहाँ पर केवल संसद के ही होंगे, राज्य विधानसभाओं के नहीं होते केवल। और इनके दोनों प्रकार के निर्वाचित और मनोनीत सदस्य जो हैं उपराष्ट्रपति महोदय का चुनाव करते हैं। तो जो व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव लड़ना चाह रहा है तो उसके अनुच्छेद 54 के अंतर्गत 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। और जो नामांकन हेतु जो शुल्क है वर्तमान में वह 15,000 रुपये है। 15,000 रुपये शुल्क जो है वो रिजर्व बैंक में जमा करने होते हैं। अगर कोई व्यक्ति 1/6 मत पाने से चूक जाता है तो उसकी जमानत जब्त हो जाती है। अब इसी तरीके से अनुच्छेद 66 के अंतर्गत जो उपराष्ट्रपति पद के लिए जो व्यक्ति चुनाव में अपना नामांकन करवाना चाहता है तो उसके लिए 20 प्रस्तावक तथा 20 अनुमोदक होने चाहिए। और इनके लिए भी जो शुल्क है उपराष्ट्रपति पद हेतु जो नामांकन शुल्क है वो भी 15,000 रुपये, ये भी रिजर्व बैंक में जमा होता। अब
दोनों लोगों के कार्यकाल की ये तो आप लोग जानते ही हैं कि राष्ट्रपति महोदय उनका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति महोदय इनका भी कार्यकाल जो है 5 वर्ष का होता है। अगर इससे पूर्व अगर रखना चाहें तो वो स्वेच्छा से त्याग पत्र दे दे या उन पर कोई महाभियोग जैसा आरोप लग जाए संविधान के अतिक्रमण। तो इस तरीके से अब थोड़ा उपराष्ट्रपति महोदय के बारे में और जान लेते हैं। वर्तमान स्थिति में वर्तमान में जो जगदीप धनखड़ जी हैं वो है व्यक्तिगत क्रम से 13वें उपराष्ट्रपति हैं। अगर कार्यकाल की दृष्टि से देखा जाए तो 15वें हैं, क्योंकि सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी तो थे वो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे और साथ ही मतलब वो 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर चुने गए। और उसके बाद हामिद अंसारी जी आते हैं, वो भी 2 बार उपराष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हुए। ये तो थे आज की क्लास के परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न। इनको आप देखिएगा, एक बार नहीं 2 बार देखिएगा और अपनी स्मृति में डाल लीजिएगा। वीडियो आपको हमारा कैसा लगा, अच्छा लगा है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।